नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी नाटक की श्रृंखला चल रही है। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने नाटक का अगला पड़ाव पे चल रहे हैं, जिसका जो अगला नाटक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अंजो दीदी। अंजो दीदी यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। यह वीडियो 2 भागों में बनेगी, पहले अंक और दूसरे अंक में। तो आप दोनों वीडियो को बराबर सुनिएगा और इसकी भूमिका और इसके कथनों से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा। परीक्षा में इस नाटक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे बराबर नोट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। अंजो दीदी नाटक 2 अंकों में एक सामाजिक नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नाटक अंजो दीदी, नीलम प्रकाशन इलाहाबाद 1 की पुस्तक है। ये पुस्तक में सबसे पहले मधुलिका की एक फ़ोटो आती है और नन्ही मधुलिका के लिए उपेंद्र नाथ अश्क जो है वह कुछ लिख जाते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले वो देखिए। जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। मतलब वो नन्ही मधुलिका क्या रहती है, छोटी बच्ची रहती है जो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। तो ये नाटक जब उपेंद्र नाथ अश्क लिखते हैं तो सबसे पहले मधुलिका को पढ़ने के लिए देते हैं, और ये पढ़ने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इन द सेंस कि वो बीमार रहती है, मृत्यु के पड़ाव पे रहती है, लेकिन उससे पहले पहले ये नाटक पढ़ने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए भूमिका पढ़ते हैं, जिसमें मधुलिका के बारे में लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क ने। मधुलिका मेरे एक मिनट मधुलिका मेरे मित्र श्री गोपाल दास, किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क के मित्र गोपाल दास, जो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की तीसरी लड़की थी। मतलब गोपाल दास कौन थे? असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो में इलाहाबाद में। और गोपाल दास की तीसरी लड़की थी, और वो कितने साल की थी? 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची थी, 9.5 साल की थी। इस छोटी सी उम्र में उसे साहित्य से, विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मधुलिका को नाटकों से बहुत प्यार था। मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर सुना हो और जिसके बारे में राय न दी हो। पिछले 1 बरस से वह नेफ्राइटिस जैसी मुझी बीमारी का शिकार थी। कितने बरस से? 1 बरस से। कौन सी बीमारी का? नेफ्राइटिस बीमारी के शिकार थी। इसे नोट करिएगा क्योंकि यह पूछा जाएगा परीक्षा में। 1 बरस से नेफ्राइटिस जैसी मुझी बीमारी का शिकार थी, लेकिन मैंने उसे कभी रोते या कराहते नहीं देखा। अंजो दीदी अप्रैल में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। अंजो दीदी कब ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था? अप्रैल में। मैंने मसौदा दिया तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर गए। ले गए। कुछ दिन बाद बच्चे की नाजुक हालत की खबर पाकर मैं देखने गया। तब गोपाल जी ने बताया कि बीमारी ने सहसा बुरा मोड़ लिया है। ठीक है, बुरा मोड़ लिया है। फिर बातों बातों में बोले, इससे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पृष्ठ पड़ गई है। कितने पृष्ठ पड़ गई है? 30-40 पृष्ठ। कौन कह रहा है? गोपाल दास कह रहे हैं। देखो यह कथन जब दिया जाएगा ना तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ से पूछा है, किसने बोला है, किधर से आया। तो याद रखना। और अंजो दीदी उपेन्द्रनाथ अश्क की नाटक की भूमिका, जिसमें गोपाल दास कह रहे हैं मधुलिका के पिताजी। इसे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पृष्ठ पड़ गई है। हमारी बात बच्ची ने सुन ली। नींद में बेहोशी की हालत में उसने कहा, मैंने सारा पढ़ लिया। तीसरे दिन 16 मार्च 1655 को वह इस संसार से चली गई। 16 मार्च 1655 नहीं, 16 मार्च 1955। ठीक है, 1955। सॉरी, इसमें हिंदी की अंक गणित लिखे हुए हैं तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया। 16 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई। अब आते हैं अंजो दीदी नाटक के
एक मूल्यांकन जो कमलेश्वर ने लिखा है। तो सबसे आपने देखा बुक जैसे ही शुरू होती है सबसे पहले मधुलिका की एक फ़ोटो आती है। मधुलिका के बाद मधुलिका के लिए एक उपेंद्र नाथ दास का कोट आता है। फिर आती है एक मधुलिका से बातचीत उसके पिताजी द्वारा, और फिर अंजू दीदी का एक मूल्यांकन जो कमलेश्वर लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? पाठक कृपया ध्यान दें। कौन लिख रहा है? कमलेश्वर। अंजू दीदी एक मूल्यांकन कमलेश्वर। पाठक कृपया ध्यान दें। पुस्तक पर कुछ भी लिखना, चिन्ह लगाना, पन्ने मोड़ना, फाड़ना, उसे चिकना व गंदा करना, धूप या वर्षा में रख कर छोड़ देना, सपाटा मारकर पन्ने पलटना, सब संक्षेप में उसे और उसे को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाना, पुस्तक दूसरों को देना अथवा साए पर जमा करवा आदि कार्य सख्त मना है। एक मूल्यांकन में यह कौन कह रहे हैं? कमलेश्वर कह रहे हैं। ठीक है। फिर हाँ, पुस्तक तनिक भी क्षतिग्रस्त कर लाने जायजा खो जाने देने पर उसका वर्तमान अनुमानित मूल्य भय दिलर रजिशाद व्यस्त क्षमा देना होगा। मंत्री का यह विवाद रूप से मान्य होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर है इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आगे सब क्लियर है। ठीक है, कौन लिखा है? कमलेश्वर ने। अब वो आगे क्या लिखा है? अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। कौन से वर्ग से है? अभिजात्य वर्ग से। किसने कहा है? कमलेश्वर ने कहा है। अंजू दीदी का वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत है, जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिले हैं। अंजू में अपने वर्ग की वे सारी वृत्तियां हैं जो टस में मस होना नहीं चाहती। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हट है जो दूसरों को परास्त कर देता है, जिसके शिकार है वकील साहब, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजू के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है, और वह सीख भी, जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देख आ जाती है। देख पा रहे हैं आप? कमलेश्वर लिख रहे हैं ये। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी नाश्ता रखी मेज पर तनिक बड़े स्वर में। किसका कहती है? मुन्नी। तुम क्या कह रही हो? आज 8 बजे को आई है और नाश्ते का कहीं पता नहीं। उसी उलझन में वह बच्ची को पुकारती है, निर्जा बेटा कपड़े बदल लिए तुमने? और कहती जाती है, अपने पापा से कहो नहा कर सीधे इधर आए। फिर पलटती है, अभी तक स्नान किया और 8 बजने को आए हैं। सुबह 8 बजे वाली पाबंदी घर के हर काम व्यवहार, भोजन शयन आदि सभी पर लागू है, पर यह सब कैसे निभता है? क्या अंजलि केवल दिखाने के लिए ऐसा करती है? निश्चय नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपरी या थोती नहीं दिखाई देती। इस सनक थोती दिखाई नहीं देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड अहमवादिता की यह भीषणता ही उसके दुबले पतले इकहरे शरीर की मोहकता है। उसके चरित्र की असाधारणता भी उसे असामान्य नहीं बनने देती, हास्यास्पद भी नहीं बनाती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी पहले नाना जी के इतिहास से जोड़ कर रखा है। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना दृष्टिकोण उसका अपना निजी दृष्टिकोण है। बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्था से लेकर नौकरों के रहन सहन और अबब कायबे के मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है, और इस चाबुक को मार उसकी मृत्यु के बाद तक अगली पीढ़ी पर पड़ती रहती है। जब अंजलि का चित्र सामने आता तो सहसा एक अतिशय व्यस्त दुबली पतली खूबसूरती से तराशी आधुनिक का रूप मुखर
हो उठता है। उसके प्रभाव से घर भर में एक संयत हलचल ही आवाज़ कानों में पड़ने लगती है। सिमटे के फर्श, उसके कुर्सी से चलते कदमों की सरसराहट गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि कुर्सी मेज सामने से रखे हैं। दरवाजों और लकड़ियों पर लगे हुए पाँव धीरे धीरे हिल रहे हैं। तेज वायु भी उन्हें झकझोर नहीं सकती। घड़ी जोर से घंटा नहीं बजा सकती। चावर सिकन डाल सकने के साहस नहीं कर सकती। नौकरानी मुन्नी और नौकर रग्गू कौन है? नौकरानी कौन है? मुन्नी है और नौकर रग्गू है। सिर्फ सीमित आवाज में बोल सकते हैं। रसोई घर में बर्तन धीरे धीरे खनक रहे हैं। उनमें से कोई भी गिरकर आकस्मिक शोर नहीं मचा सकता। एक सभ्य आतंक घर की सारी हलचल में व्याप्त है। हर कमरे में जिंदगी है। क्या है? हर कमरे में जिंदगी है। पर उफान के बाद ठंडे पड़ते दूध सो दूध सी दूध सी स्वच्छता, दूधियापन और निर्भरता उसमें अवश्य है। अंजलि की आंखें हर अंजलि की आगे हर अव्यवस्था, छोटी से छोटी गलती और अनियमितता को ताक रही है। घर का हर पुर्जा अपनी नियमित गति से चलने के लिए वाध्य है। वह तेजी नहीं पकड़ सकता, धीमा नहीं पड़ सकता। और इस सब को देखकर भी अंजलि संतुष्ट नहीं दिखाई देती। उसके उसके इस आतंक के बावजूद कोई ऐसी रहस्यमयी घुटन है जो उसे चैन चैन नहीं लेने देती। हर व्यवस्था को देखकर भी वह झलमिलाई घूमती रहती है। उसके उस प्रचंड अहं की दृष्टि में कोई शाश्वत कठिनाई है जो अवरोध बनकर खड़ी है, जो उसके अहं निरंक और प्रभावित करती जा रही है। और इस हार को स्वीकार न कर पाने के कारण वह घुटती घुटती उस सीमा तक पहुंचती है जहाँ से नाश की रेखा शुरू होती है। और वह हठी अभिमानिनी अभिमानिनी नारी अपने स्वयं के नाश के से भी उसी कार्य को फलित करना चाहती है जिसे वह जिंदा रहकर न कर सकी। वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को न छोड़ पाना उससे जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। जब वह उसमें अपने हार की लक्षण देखने लगती तो भीतर से चटका हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने को व्याकुल हो जाता है। लेकिन उसके नाश में भी वह शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजू अपनी रहस्यमय मृत्यु की आभास केवल अन्नों को देकर टूट जाती है और अपने हठीले अहं का स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। पर वह मर कर भी जीवित रहती है। उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। उसका जुल्म सर नहीं झुकता। अपनी 20 अर्ध विक्षिप्तावस्था में वह अपने अहं को सहेजती मानवों को मशीन देना चाहती है। उसका चक्र चलता रहता है और वह उन्हें ठीक अपनी तरह चलाती है। वह कहती है, जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो भूमिका है, ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जो नाटक का है ना, वो पूरा सारांश लिखा है अंजू दीदी को मुख्य पात्र में रख के, क्योंकि वो जो रहती है वो इस नाटक की मुख्य पात्र है। तो ये भूमिका में बस सारांश ही लिखा हुआ है। जब आप नाटक शुरू करेंगे तो वह धीरे धीरे क्या होगा आपको समझ में आता जाएगा। तो मैं इसकी बस नीचे 4 लाइनें नीचे की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भूमिका के वो पढ़ देती हूँ। नाटक हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ से पढ़ती हूँ। 20 वर्ष के लंबे समय को इस निपुणता से बांध लेना हिंदी नाटकों के लिए सर्वथा नवीन अनुभव है। ये कमलेश्वर का कथन है। इतने बड़े कालक्रम को बिना स्थान बदले मुखर कर देना अश्क जी की अद्वितीय उपलब्धि है, जिसका श्रेय केवल उन्हीं को है। नाटक रचना के इस नवीन प्रयोग के लिए हिंदी का पाठक और दर्शक उनका ऋणी होगा। केवल दो अंकों में और एक ही स्थान पर, यहाँ तक कि एक ही कमरे में जीवन नाटक में इस तरह संजो देना चमत्कार ही कहा जा सकता है। अश्क जी के अन्य नाटकों को देखते हुए उनके शिल्प की बारीकियों को
ध्यान में रखते हुए अंजू दीदी नाटकीय विधान और वस्तु निर्माण को एक सीमा रेखा अंकित करता है। 2 अंकों में 2 बड़े और 2 छोटे दृश्यों का अद्भुत शिल्प विस्मय में डाल देता है। यानी आप समझ रहे हैं, एक अंक में 2-2 दृश्य, एक अंक में 2 दृश्य, दूसरे अंक में 2 दृश्य, ठीक है, डाल देते हैं। इतने कम परिवर्तन से जीवन ऐसे व्यापक क्षेत्र को चित्रित कर लेना एक दुर्लभ समस्या है, जिसे अश्क जी के व्यापक रंगमंची अनुभवों की देन ही स्वीकार करने में संतोष मिलता है। चिंतन तथा व्यापक सामाजिक अनुभवों की सम्मिलित शक्ति ने अश्क जी की दृष्टि को समस्याओं के मर्म तक पहुँच जाने की सामर्थ्य दी है, और वह दृष्टि समस्या को केवल उघेड़ कर रख देने का ही काम नहीं करती, बिखरते और टूटते मानों और मूल्यों के संतुलन का संकेत भी देती है। इसलिए वह निषेधात्मक होते हुए भी रचनात्मक अधिक है। हिंदी के रंगमंच का जो नया दौर उभरता दिख पड़ा रहा है, उसके लिए आज हिंदी के पास यदि अधिक नहीं तो भी ऐसी सामर्थ्य कृतियाँ हैं जो विकसित भाषाओं के रंगमंच के सामने विनीत गर्व से प्रस्तुत की जा सकती हैं। अश्क जी के सृजन स्रोत इस दिशा में प्रवहमान है। यह हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कमलेश्वर की भूमिका यहाँ समाप्त होती है। एक मूल्यांकन के अंजू दीदी एक मूल्यांकन जो कमलेश्वर ने की है, यह मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब हम नाटक शुरू करेंगे। नाटक हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अंजू दीदी। पुस्तक का मूल्य दिन दिन आसमान छूत जाता हो रहा है, अतः उसकी पूर्णतम सुरक्षा का ध्यान रखकर संस्था की संपत्ति रक्षा कीजिए। उसकी संपत्ति माने आपकी अपनी ही संपत्ति। यह एक कोट है। और सबसे पहले यहाँ बुक में एक तस्वीर भी दी गई है। सबसे पहले मधुलिका की तस्वीर आती है। आजकल तस्वीरों के भी बड़े क्रम पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मधुलिका की तस्वीर आती है, फिर उसके बाद एक दूसरी तस्वीर है जो बम्बई के एमेचर स्टेज पर अंजू दीदी का अभिनय हो रहा है। कहाँ है? बम्बई के एमेचर स्टेज पर, ठीक है। फिर अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा स्टेज सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। अंजू दीदी का पहला अंक कहाँ अभिनय हुआ था? 30 जनवरी 1954 को। देख रहे हैं ना, 1955 में मधुलिका की मृत्यु हो गई थी और 54 में यह पहला अंक प्रदर्शित किया गया था, मंचन किया गया था इसका, वैसे याद रख सकते हैं। को मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में अभिनीत हुआ। पहला अंक कहाँ हुआ? सेंट जेवियर्स कॉलेज में। भूमिकाओं में निम्नलिखित अभिनेताओं ने योगदान दिया है। भूमिका में तो अंजू दीदी की भूमिका में सावित्री, अनिमा नीरजा, मुन्नी नंदिनी, वकील साहब कांतीलाल, श्रीपत ओम प्रकाश शर्मा, रघु यानी नौकर सावरिया, और नीरज जो है मास्टर राधा वल्लभ ने। इस नाटक का निर्देशन प्रसिद्ध नाटककार श्री सत्येंद्र शरत ने किया था। किसने नाटक का निर्देशन किया था? सत्येंद्र शरत ने, ठीक है। जब पहली बार मंचन हुआ था। अब पात्र आते हैं जिस क्रम से कि वे नाटक में आते हैं। यानी पहले अंक में अंजलि, इंद्र नारायण, अनिमा, श्रीपत, मुन्नी, रघु। नीरज जो है उसकी उम्र कितनी है? 11 साल की है। किसका पुत्र है? अंजलि का और इंद्र नारायण का। दूसरा अंक ओमी, नज़ीर, अन्नो, श्रीपत, मन्नो, चपरासी, राघु, इंद्र नारायण। इसमें से कौन कौन से पात्र? हाँ, तो नीलम की उम्र 11 वर्ष है और नीरज की 31 वर्ष, यानी 20 साल का जो अंतराल आता है उसमें देख सकते हैं। पहले जो नीरज जो रहता है पहले अंक में 11 वर्ष का रहता है, दूसरे अंक में वह 31 वर्ष का हो जाता है और उसका बेटा हो जाता है नीलम जो 11 वर्ष का हो जाता है। स्थान देख लीजिए। स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले का डाइनिंग हॉल, ठीक है, दिल्ली में। समय पहला अंक गर्मियों में एक दिन, दूसरे अंक में 20 वर्ष बाद सर्दियों का एक दिन। पहले अंक में गर्मियों का एक दिन रहता है और दूसरे अंक में 20 वर्ष का अंतराल के बाद सर्दियों का एक दिन रहता है, ठीक है। इस नाटक का कॉपीराइट लेखक के पास सुरक्षित है। खेलने वालों से प्रार्थना है कि वे बिना लेखक को पेशगी रॉयल्टी दिए और उसकी लिखित अनुमति पाए इसे खेलने का प्रयास न करें। इस संबंध में सब पत्र व्यवहार प्रकाशक के पते से किया जा सकता है, ठीक है। पहला अंक
पहला दृश्य 1933 की गर्मियाँ। पर्दाधी पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की शानदार कोठी के मिले जुले डाइनिंग ड्राइंग हॉल में खुलता है, लेकिन कोठी वकील साहब को चूंकि दहेज में मिली है। कोठी वकील साहब को कैसे मिली है? दहेज में मिली है, इसलिए वह उनकी कोठी न कहलाकर उनकी बीवी श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती है, जो साधारणतः अंजलि दीदी या यूँ कहें कि अंजू दीदी के नाम से प्रसिद्ध है। यह खाने और बैठने का मिला जुला हाल बड़ा खुला और कुशादा है। एक फोल्डिंग पर्दे की सहायता से इसे 2 भागों में विभक्त कर इससे खाने और बैठने के काम लिए जा सकते हैं। कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अंग्रेज इंजीनियर ने। और ये कोठी दहेज में किससे मिली थी? इंद्र नारायण को। किससे? अंजलि से। ठीक है, बनवाया था। और तब शनि के दिन यह हॉल बॉल रूम का भी काम देता था। मतलब शनिवार के दिन यह हॉल बॉल रूम के काम में आता था। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लथकर इंजीनियर साहब ने कोठी बेची और अंजू दीदी के नाना ने उसे खरीद लिया। इंजीनियर साहब ने कोठी बेच दी थी। किसे? अंजू दीदी के नाना को खरीद लिया। तो यद्यपि उन्होंने इससे बॉल रूम का काम कभी नहीं लिया, तो भी इसकी विशेष सजावट अंग्रेजी ढंग की ही रहने दी। बाई ओर के आधे भाग में खाने की मेज और कुछ 6 कुर्सियाँ लगी थी। कितनी कुर्सियाँ लगी थी? 6 कुर्सियाँ। सामने एक बहुत खूबसूरत साइड बोर्ड है। क्या है? साइड बोर्ड है। एक कोने पर तिपाई पर चिलमची रखी हुई है और ऊपर खूंटी पर तौलिया टंगा हुआ है। छत पर बिजली का पंखा मन्यतर गति से चल रहा है। बाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो वकील साहब तथा नीरज के कमरे में खुलता है। उसकी चौखट के ऊपर दीवार में एक कीमती और सुंदर क्लॉक अनवरत टिक टिक कर रहा है। ठीक है। डाइनिंग, देखिए ये नोट कर लीजिएगा कि घड़ी जो है कहाँ पर है? वह बाईं दीवार पे एक दरवाज़ा है जो वकील साहब तथा नीरज के कमरे में खुलता है। उसके चौखट के ऊपर की दीवार पे एक कीमती और सुंदर क्लॉक है। ठीक है। किसके? नीरज और वकील साहब के कमरे की चौखट पर। ठीक है। डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम के मध्य वर्मा टिक का जो कीमती फोल्डिंग पर्दा खड़ा है। किसका? वर्मा टिक का कीमती फोल्डिंग पर्दा खड़ा है। इसमें फ्रेम में रेशमी कपड़ा लगा है। फ्रेम में कौन सा कपड़ा? रेशमी वर्मा लगा है। ड्राइंग रूम में आने का मार्ग इस पर्दे के दोनों ओर से है। घर के अंदर से आने वाले पर्दे के उधर से आते हैं और बाहर से आने वाले पर्दे के इधर से। ड्राइंग रूम में सामने तख्त और गांव तकिए लगे हैं। इधर को कॉच और तिपाई लगी है। जमीन पर गलीचे बिछे हैं। एक दरवाज़ा बाईं दीवार में है जो बाहर बरामदे में खुलता है। एक दरवाज़ा सामने दीवार के पर्दे के निकट है जो रसोई घर को जाता है। पर्दा उठते समय ड्राइंग रूम खाली है। डाइनिंग रूम में 5 कुर्सियाँ मेज के नीचे और छठी पर अनीमा बैठी है। 5 कुर्सियाँ मेज के नीचे रहती है। अमीना किस पे? छठी कुर्सी पे बैठी रहती है। 25 एक वर्ष, समझ रहे हैं ना? अनीमा कितने वर्ष की है? 25 एक वर्ष की मैले कद और गदराए शरीर की युवती बैठी संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा में लेस बुन रही है। क्या बुन रही होती है? अनीमा 25 वर्ष की है, छठी कुर्सी पर बैठी है और लेंस बुन रही होती है। दोनों कमरे निष्कलंक रूप से साफ हैं। प्रकट है कि उनकी सफाई केवल नौकरों पर ही निर्भर नहीं, अंजू दीदी स्वयं उससे दिलचस्पी लेती हैं। हर चीज़ करने से लगी साफ और स्वच्छ है। दोनों कमरों में कहीं धब्बा जाला या धूल नहीं। प्रभात की बेला है। क्लॉक में 8 बजने को है। क्लॉक में कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। ठीक है। पर्दा उठने के बाद घड़ी में 8 की टन सुनाई देती है। इसके साथ ही अंदर के दरवाजे से अंजू दीदी प्रवेश करती हैं और अनीमा के पास से तेज़ी से निकलती हैं। अंजू दीदी प्रवेश करके अनीमा के पास से तेज़ी से निकलती हैं। रसोई घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ देती हैं। अब यहाँ सबसे पहले किसका संवाद आता है? अंजलि का कथन आता है। मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर, तनिक कड़े स्वर में कहती है। तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का पता नहीं? मुन्नी पृष्ठभूमि से, यानी कि
स्टेज के पीछे से शायद। बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। अंजलि फिर खटखट करती अंदर के दरवाजे पर जाकर बच्चे को आवाज़ देती है। अंजलि, नीरज बेटा कपड़े बदल लिए तुमने? नीरज, बस हो गया तैयार मम्मी। अंजलि, और अपने पापा से कहो नहाकर सीधे इधर आए, नाश्ता कर लें, फिर चाहे जो करते रहें। तौलिया उनका टॉवल स्टैंड पर पड़ा है और कपड़े पलंग पर रखे हैं। अभी तक फिर पलटती है। अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने के आए हैं। इंद्र नारायण पृष्ठभूमि से, अरे भाई आया, आया आया आया। मतलब फिर अंजलि कहती है अनिमा की ओर देखकर, इनकी आदत भी तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी उन अन्नो? मैंने कहा नाश्ते का समय हो रहा है, इन सबको तैयार कर दो। हंसती हुई मेज के नीचे से एक कुर्सी खींचती है। मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाए। बैठ जाती है। अंजलि यद्यपि अनिमा की समवयस्क है, लेकिन उससे 5-1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले हरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती जो न केवल ब्याह की चक्की में जुटी हुई है, बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता से गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर चेहरे पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गई हैं और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी हैं, उसका मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है। लेकिन इस सूक्ष्म सी मलिनता के अतिरिक्त क्या क्या पहरावे की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दिष्टता, और क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, वह हर बात में अनिमा को मात देती है। अनिमा उस मुक्त मुगी सी लगती अनिमा कैसे लगती है? मुक्त मृगी सी लगती है, जो चाल के वंचन से अनिभज्ञ है, पर उसके बनाव, श्रृंगार और पहरावे में पूरी बेपरवाही टपकती है। उसके मुकाबले में अंजलि ऐसी लगती है जैसे कोई देवी जिसके माथे पर किसी आंतरिक विचार के कारण बल पड़ गए हों, अभी अभी सांचे में ढल कर आई हो। अनिमा निरंतर लेंस बुनते हुए कहती है, मैं तो हैरान रह गई अंजू अंजू दीदी, तुम्हारे यहाँ का सलीका और वक्त की पाबंदी देखकर। अंजलि प्रशंसा से फूलकर, इस घर के कण कण को मैंने सलीका, वक्त की पाबंदी और सब में लोगों को तौर तरीके सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह चारपाई, कपड़े और बर्तन बिखरे रहते हैं। अनिमा, लेकिन नौकर तो अंजलि थे, पर न उन्हें बात करने का सलीका था, न काम की तमीज। गंदे, गंवार, चोर और बदतमीज। अनिमा, मैं तो हैरान रह गई मुन्नी को देखकर। नौकरानी लगती ही नहीं, मैं तो समझी जीजा जी की बहन। अंजलि सहसा मुड़कर, अनिमा, इतनी साफ सुथरी, इतनी सुघड़, इतनी सौम्य। अंजलि प्रसन्न होकर, कितनी जान खपाई है उसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और रघु। अनिमा, वह आया तो मैं समझी तुम्हारे ससुर, घबरा कर कि जीजा जी के पिता पिताजी, वह तरह घबरा कर कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उसके लिए आदर से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अंजलि, बुजुर्ग? अनिमा, वह चौका। अपनी बातें में जारी रखते, वह चौका, पर जब तक वह कुर्सी मेज मेज झाड़ता रहा, मुझे बैठने का साहस नहीं हुआ। हालांकि मैं अच्छी तरह जान गई हूँ वह नौकर है, पर जैसे विश्वास नहीं होता। अंजलि, हमारे नाना जी कहा करते थे, नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सलीके वाला बने। अनिमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो मुझे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अंजलि, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें न पाओगी। हो गया तैयार नीरू बेटे? नीरज, जी मम्मी। अंजलि,
मुन्नी, नीरू बेटे को नाश्ता दे दो। कौन कहता है? अंजलि कहती है। मुन्नी, दे रही हूँ मैम साहब। अंजलि, वह हमेशा सुबह समय से उठता है, समय से अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, समय से स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर ऐसे समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। हमारे नाना जी कहा करते थे, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। और नीरू काम, आराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है, समय पर पढ़ता है, समय पर आरंभ करता है और समय पर खेलता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की बेला खोलते या खेलते या पढ़ते या पढ़ने की बेला खेलते या सोते तुम उसे कभी न पाओगी। जाकर देखती है चिलमची आदि साफ है या नहीं। अनिमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, कान उमेट उमेट कर जगाना पड़ता है, महीनों स्नान नहीं करते और बदतमीज इतने हैं कि दूसरों का तो क्या माता पिता तक का आदर नहीं करते। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उभरने या डांटने की नौबत नहीं आई। अनिमा, मैंने पूछा नीरज बेटा, नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे ना? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज पर नाश्ता करता हूँ मासी जी। अंजलि, उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा सब कुछ अलग है। वह सदा अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपनी अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपने सब काम आप करता है। नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी है। देखिए दोस्तों, ये जो नाना जी का कथन आ रहा है ना, बार बार कभी ये भी पूछ सकता है कि नाना जी का पहला कथन, नाना जी के कथनों को क्रम से लगाइए। तो पहले कथन जो है वो नौकरों को साफ सुथरा रखने की बात करता है, ठीक है। फिर दूसरा कथन जो वो कहता है समय से उठने और समय से काम करने की। तीसरा कथन बच्चों को बच्चों को सही सलीके सिखाने के, ठीक है। ऐसे कथन आपको याद रखने हैं। फिर अनिमा कहती है, मैं तो भाई मान गई तुम्हें, मैं खुद सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूँ, समय पर उठूँ, समय पर खाऊँ, समय पर सोऊँ, कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलीका और सुगड़ापा आ जाए। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, सुगड़पा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। कौन कहता था सुगड़पा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का? कौन कहता था? नाना जी। कौन कह रही है? अंजलि। और मैं चाहती हूँ नीरज नीरज सभ्यशिष्ट और समय निष्ठ बने। अनिमा, और मैं कहती हूँ अंजो, तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। कौन कह रहा है? अनिमा कह रही है। फिर अंजलि कहती है, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अनिमा, जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा, क्यों वंदना? अंजलि चुप, कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है। बड़े सिटपिटाए थे पहले पहल, पर मैं ले ही आई अपने 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 ढच पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी आज खपानी पड़ी, इतनी जान खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर। कोई भी कोई भी तो कल कल न थी सीधी, न सफाई का ख्याल न समय का। मुझे चीज़ों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें बिखेरते देर न लगती। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं रख देते, शीशा कहीं और तौलिया कहीं, कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई कई हट टूट गए, जाते ही कुर्सी पर पटक देते, फिर जब बेपरवाही में बैठने लगते तो ठस। हंसती है अनिमा, परंतु जीजा जी तो, अंजलि मुंह बनाकर, बड़े बड़े कल्चर्ड दिखाई देते हैं। अभी कभी इधर की चीज़ उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूठ कर पिहर जा बैठी हूँ। हंसती है, मैं जब आई तो इनके लिहाफ पर गिलाफ तक न था। मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी, लेकिन जब भी लिहाफ ओढ़ते चादर एक ओर होती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साए ही सी दिया। दूसरे दिन क्या देखती हूँ, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही है।
लिहाफ लिहाफ ही जनाव के उल्टा ओढ़ रखा है। अनिमा हंसती है। अंजलि, क्या कहूँ, पलंग पोश समेत बिस्तर में घुस जाया करते हैं। वकील साहब इंद्रनारायण हंसते हुए प्रवेश करते हैं। फिर इंद्रनारायण कहता है, अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो आप ही चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं, इंजन की तरह। अंजो अंजो उनमें से है। दूसरे वे जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं, हंसते हैं, गाड़ी के डिब्बों की तरह। तो भाई हम तो इस दूसरी तरह के लोगों में से हैं, इंद्रनारायण कहते हैं। कुर्सी खींचकर उससे धस जाते हैं। अनिमा, गाड़ी के डिब्बे, जीजा जी भी हंसती हुई। इंद्रनारायण, अरे अंजो कैसे जैसे चलाती है चले जाते हैं। क्यों क्यों अंजो, दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 4 बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि, इस नाश्ते को आप, इंद्रनारायण, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। अपनी बात जारी रखते हुए, और 5 बार कपड़े बदलते हैं, सफाई, वक्त की पाबंदी, सब में समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, हंसते हैं। अंजो अंजो के साथ शादी करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूत थे। अंजो ने आकर हमारा उद्धार किया। पूरे जोर से ठहाका मारते हैं, जिसमें अंजो की आप तो और अनिमा की जीजा जी भी गुम हो जाती है। अंजलि लज्जा को स्वर की तीव्रता में छिपाकर, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी नाश्ते की ट्रे लाते हुए, यह लाई मैम साहब। नीचे की बातचीत में मुन्नी चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रखे जाती है। इंद्रनारायण कहता है, और सच कहते हैं, हमने अपने आप को 16 आने अंजों के अनुरूप बना लिया है। हमें खुद अब गंदे लोगों से सख्त नफरत होती है। यह फौजदारी वकील 8 पहर मुजरिमों के साथ रहने से खुद भी उन्हीं जैसे लगते हैं, हंसते हैं, वही आदतें, वही तौर तरीके। और भाई हम सब कहते हैं कुछ की तो शक्ल भी मुजरिम जैसी है। अनिमा हंसकर, जीजा जी, आपकी शक्ल तो अभी भगवान की कृपा से। इंद्रनारायण, मुझे अंजो ने बचा लिया, इन्हीं के नहीं, उसके साथ रहकर तो मेरी सूरत भी, सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए। अंजलि अंजलि क्या कह रही है? नाना जी कहा करते थे, सदाचार पुरुष का भूषण है। ठीक है। इंद्र नारायण, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदा अश्लील बातें करने में उन्हें रस मिलता है, और गंदे इतने होते हैं कि पास बैठना दुबर हो जाता है। जूतों समेत मेज पर पाँव रखे बैठे डकराते रहते हैं, बदतमीज कहीं के। और पानी के बतासे, दही बड़े और चाट खाकर। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, दही बड़े और चाट। इंद्र नारायण, मैं तो नाना जी को दुआ दिया करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरेपने से बचा लिया। कसम ले लो जो पिछले 6 बरस में चाट को मुंह भी लगाया हो। और कभी नीरज। अंजलि, मुंह लगाने देती हूँ मैं नीरज को ऐसी गंदी चीजें? इंद्रनारायण, जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वकील, एडवोकेट दही बड़े और पानी के बतासे जैसी निकम्मी चीज़ें खाकर दोने वहीं फर्श पर फेंके देते हैं, तो मैं नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा अंजों के द्वारा मुझे इस बदतमीजी से बचाए हुए है। भगवान साक्षी है, जो मैंने पिछले 6 बरस से चाट को एक बार मुंह नहीं लगाया है। अनिमा हंसकर, केवल दौने देखे हैं। वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। अंजलि, अच्छा फिर हंसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। अंदर नारायण, भाई मैं कहता था कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते, वह श्रीपत का खत आया था कि आज सुबह की गाड़ी से वह आ रहा है। अंजलि व्यंग से, आ गया श्रीपत, इन 6 वर्षों में उसने कितने खत नहीं भेजे, कभी आया है भी? आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। द्रुपद भाई का खत आता तो मैं आंखें दरवाजे से लगाई बैठी रहती, पर श्रीपत, क्या भरोसा उसका। देखिए 2 भाई का जिक्र हुआ है, एक तो नृपत, दूसरा श्रीपत। ठीक है।
श्रीपत ड्राइंग रूम में दाखिल होता है पर अपना नाम सुनकर ठिठक जाता है। फिर धीरे धीरे ड्राइंग रूम के पर्दे की ओर बढ़ता है। इंद्रनारायण भाई वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरों पर रहा है। अंजलि अंजलि जी दौरों पर रहा है। जब भी इधर से गुजरा बड़े जब भी इधर से एक मिनट। एक बार नाना जी कहा करते थे, दही बड़े चाट तो नाना जी को दया करता हूँ जिन्होंने ज़रा तुम्हें चटने से बचा लिया। ले लो जो पिछले 6 बरस से मैंने बतासे खाए हूँ। फिर क्या आता है? जी दौरों पर रहा है। हाँ, दौरों पर रहा है। इधर गुजरे तो तराक से लिखा दिया, श्रीमान राय श्रीपत राय इस बाहर अवश्य अंजू दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे। लेकिन सदा गुजर गए और पता भी न दिया किस गाड़ी से गुजरे। नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत अब श्रीपत कहता है, श्रीमान राय श्रीपत राय पधारते हैं। पर्दे के पीछे से निकलकर श्रीपत आता है। इंद्रनारायण श्रीपत श्रीपत सिगरेट वहीं फेंक कर पैर से उसे मसलते और बढ़कर वकील साहब को आलिंगन से लेते हुए, जीजा जी। इंद्रनारायण उसे अपने आलिंगन में खींच कर, बड़े भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी अंजू कह रही थी कि श्रीपत। अंजलि, श्रीपत क्या कर रहे हो? धूल और पसीने से तुम्हारे कपड़े गच हो रहे हैं और तुम लिपटे जा रहे हो इनसे। चलो नहाओ, कपड़े बदलो। सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, अरे दीदी, इतने बरस बाद मिले हैं जीजा जी से, तो क्या अच्छी तरह गले भी ना मिले? कहिए जीजा जी, कैसे मिजाज है हुजूर के? कसम आपकी कसम आपकी, युग बीत गए आपको देखे। कहिए वकालत का क्या हाल है? शक्ल से तो कसम आपकी आज आप जज दिखाई देते हैं, फौजदारी के वकील। अलग होकर एक दृष्टि वकील साहब पर नख से सिख तक डालकर सिर हिलाते हुए, रत्ती भर नहीं। अंजू दीदी ने शायद। अंजलि, चाय ठंडी हुई जा रही है, चलो नहा लो फिर बातें करना। सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, सामान ही कौन सा है? बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। अंजलि, सामान नहीं लेकिन। श्रीपद, अरे आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन है। अंजलि, पर कपड़े? श्रीपद, एक एक अचकन कुर्ता और पैजामा होगा तो सो बिस्तर में बंद है। अंजलि नौकर को आवाज़ देती है, रघु रघु। राधू आता है बाहर से, जी मैम साहब। अंदर आकर, जी जी। अंजलि, बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, उठा लाओ। बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी से साबुन की नई टिकिया ले लो, ये नहाएंगे। श्रीपद, तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ, पसीना तक सूखा नहीं और तुमने नहाने का नादिरशाह हुक्म जारी कर दिया। ज़रा पंखा तेज कर दो। इंजन के धुएं ने धूल और पसीने से मिलकर। अंजलि कहती है, अरे अरे क्या कर रहे हो श्रीपद? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यहाँ अनु बैठी है और तुमने कुर्ता उतारकर फेंक दिया। नंगे बदन तुम्हें यहाँ बैठे। श्रीपद, अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ में गृहस्थी की चक्की में अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। इंद्र नारायण, हिंदुस्तानी सेना में अभी औरतों को लेते नहीं, वरना। अंजलि अपने पति पर एक आग्नेय दृष्टि ढाल कर श्रीपद से, शिष्यता तो तुम्हारे छू भी नहीं गई। अन्नो बैठी है और तुम। श्रीपद कुर्सी घसीटते हुए, इस समय तो कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। तुम पंखा जरा तेज कर दो दीदी, यह पसीना न सूखेगा तो मैं स्नान न कर सकूँगा। कहो अन्नो, तुम्हें तो कैसे युगों के बाद देखा है। मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी न सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है?
अरे दीदी, ऐसे देख रही हो मानो ऐसे देख रही है मानो कहाँ गया? ऐसे देख रही है पंखे के नीचे बैठ कर कोई आपत्ति है? ऐसे देख रही है मानो मैं कोई भारी अपराध कर रहा हूँ। अभी कहेंगी हमारे नाना जी कहा करते थे। तुम्हें अपने नाना जी की कसम दीदी, क्षण भर को बिल्कुल उसका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हवा तेज कर दो। ठीक है। फिर हाँ, मेज पर पाँव टिकाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। अंजलि, मैं कहती हूँ तुम कितने गंवार हो। यह खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतारकर पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है बदतमीजी की। नाना जी कहा करते थे श्रीपत बेहद गंवार आदमी है। खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ। तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हूँ और न जाने कब से इस महान भारत के तुलर्ज में भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा, 1 मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नज़र से ओझल न होने दूँगा। अंजलि, यही तो मैं कहती हूँ। तुम उठो, स्नान करो, फिर बैठकर। श्रीपत, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य बराबर है। मैंने कहा ना कि मिनट भर के लिए भी आप लोगों को मैं अपनी नज़र से ओझल न होने दूंगा। बाथरूम में जाने की तो बात ही दूर है। अंजलि हताश भाव से, ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में। श्रीपद, फिर गर्म हो जाएगी। रा, राधु रघु और राघु राधु बाहर से आता है। जी आया साहब। श्रीपद, कुछ ही मिनट हुए हैं मुझे यहाँ आए और कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर का नाम मुझे याद हो गया। अपने आप हंसता है। अंजलि, क्या करेगा नौकर? चाय का पानी गर्म करके, फिर ठंडा हो जाएगा। तुम स्नान तो कर लो। श्रीपद, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नाना नदी की ज़रूरत हो? ज़रा गर्म गर्म चाय का एक कप पिलाओ, जान में जान आए। स्नान की भी देखी जाएगी। अंजलि घड़ी की ओर देखते हुए, मैं कहती हूँ नाश्ते का समय कब का हो गया और तुम हो कि? श्रीपत, यही तो कहता हूँ, बस झटपट नाश्ता कर लिया जाए, बैठे रहें। भाई आप सब तो नहाकर बैठे हैं, मैं नहाकर बैठा सही। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, क्यों जीजा जी, आपको कोई आपत्ति है? इंद्र नारायण अंजलि की ओर देखकर और खंकार कर, मुझे रुक जाता है फिर। श्रीपद, और अन्ना तुम्हें? अनिमा, मैं मतलब दोनों आश्चर्य हो जाते कि हम क्या जवाब दें। फिर श्रीपद, तो लाइए चाय पीजिए, पी जाए। मुझे आप सबकी कसम, सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो नहाता ही नहीं, और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक ही दिन में निकाल देता हूँ। आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए। इंद्र नारायण, रघु जरा चाय का पानी और लाओ, गर्म गर्म। यह तो ठंडा हो गया। श्रीपद, और फिर मैं सोचता हूँ गर्म चाय पीने से कितना पसीना निकलता है, निकल जाए, इसके बाद स्नान करूँ, इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। चाय तो खूब गर्म है जीजा जी। राधु राघु और पानी राघु और पानी अलग टी पॉट में लाओ। तब तक एक 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 प्याला इसी में से हो जाए। आप दूध तो ज़्यादा नहीं लेते, और चीनी? जिससे कहता है इंद्र नारायण को। अंजलि आगे बढ़कर क्रोध से, श्रीपद, तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं। हटो, मैं बनाती हूँ चाय। श्रीपद, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ। तुम्हारी कसम, दूसरा कोई काम खुद नहीं करता, पर चाय मैंने फैसला कर रखा है कि या मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं ही। अंजलि, भाभी के आने की हो संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है। तुम करो भी शादी, लड़कियां तो हजारों। श्रीपद चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, शादी की कल्पना में जो आनंद है वह शादी में कहाँ? जीजा जी से पूछ लो। अंजलि, क्यों, इन्हें क्या? इंद्र नारायण, नहीं भाई, मैं तो। श्रीपद, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम भगवान की साक्षी जानकर
भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना से में ज़्यादा आनंद है या शादी में? याद है ना मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहाँ जी चाहे जाते थे, और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नज़र आने लगे तो समझिए कि वह बुढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजाजी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया है। और क्यों जीजाजी, अपना अपना वचन तो आप नहीं भूले? पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकुशा होटल में। इंद्रनयन, लो भाई, मुझे तो देर हो रही है, एक मामला है ज़रूरी। मैं लंच पर आने की कोशिश करूँगा, उसे निपटाकर मेरी प्रतीक्षा करना। हाथ के प्याले को एक हो घूंट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। अंजलि, हैट तो अपना लेते जाइए। इसके पीछे पीछे जाती है। श्रीपत चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना आरंभ कर देता है। मेरी मेरी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। श्रीपत गुनगुना रहा है और राघु दूसरा टी पॉट लाता है, उसी मेज पर रख कर चला जाता है। अनिमा उसमें से अपना प्याला बनाती है। अनिमा, अपने प्याले में चाय ढालते हुए, मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी तरह के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते? श्रीपद हंसकर, किसी तरह के भी नहीं। शिष्टाचार शादी का या यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उस उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। ये आपकी पास है, ये आपकी सास है। इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से यूँ मुस्कुराओ मानो आपके सारे दांत झड़ गए हैं। ये आपकी सलहज है। इनके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी बत्तीसी मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है। आचार व्यवहार, सदाचार और शिष्टता की मौसी। मेरे ख्याल में आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। इसलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता। क्यों अन्नो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो, या तुम्हें भी मेरी तरह ब्याह के सपने देखना ही पसंद है? अंजलि वापस आते हुए तनिक क्रोध से, चलो अनीमा, चलकर ड्राइंग रूम में बैठे। चाय पी ली ना तुमने? अनीमा प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर देती है, नौकर को आवाज़ देकर, राधू राधू। राधू आंगन से, जी आया जी। अंजलि, राधू यह सब उठाकर ले जा, और मैं कहती हूँ मेज को अच्छी तरह साफ कर दे। नीचे के संवाद में रघु चुपचाप मालकिन के आदेश को पालन करता है। सारी सादर खराब कर दी तुमने श्रीपत, अंजलि कह रही है। तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो। नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है, लेकिन मजाल है जो कभी मेज पोस्ट खराब हुआ हो और तुम ऐसी हो कि श्रीपत श्रीपत कहता है, अपना प्याला लिए हुए कुर्सी सरका लेता है और राघु को काम में सुविधा हो। मैं कहता हूँ दीदी, तुम जरूर सेना में भर्ती हो जाओ। गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों को मटिया मेट कर दिया है। अंजलि, हटो और यह प्याला अब ख़त्म करो। इस गरीब को दूसरे भी काम देखने दो। देखो घड़ी में क्या वक्त होने को आया है। चलो जाओ उधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठे। चलो आओ उधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठे, यहाँ राघु सफाई करेगा। अनिमा उठती है। श्रीपत, तुम चलो, मैं ज़रा यहीं आराम करूँगा। गरम गरम चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहट पैदा कर रही है। तुम्हारी कसम, मैं तो यहाँ से उठकर जन्नत में भी न जाऊँ। अंजलि, पंखा तो उधर भी है। श्रीपत, पर मुझे उठने की सकत नहीं। अंजलि, हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हारी मर्जी। नीली बुशर्ट और सफ़ेद नेकर पहने पहने सुंदर, सुकुमार और संस्कृत, लेकिन चेहरा उसका गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वह सर्वथा अभाव। उसकी चाल उस बछेड़ की सौ है जिसने गले में बंधी रस्सी के साथ समझौता कर लिया है।
नीरज आता है, मतलब नीरज का प्रवेश हो रहा है। ठीक है। मामा जी नमस्ते। श्रीपद, अख भांजे साहब हैं, नमस्ते नमस्ते। कहो नीरू बेटे, नीरज ही हो ना तुम? नीरज, जी मामा जी। श्रीपद, उसे बाहों बाहों में उठाकर, अपने मामा जी के लिए दिया सलाई की डिब्बिया तो लाओ बेटा। नीरज, अभी लाया मामा जी। श्रीपद उसे उतार देता है। वह दिया सलाई को डिब्बा लेने के पर्दे के पीछे किचन की भाग जाता है। श्रीपद फिर कुर्सी पर बैठ कर टांगे मेज पर रख लेता है, जिसे अभी रघु जिसे अभी राधु साफ करके गया है, और कुर्सी पर भूलता हुआ गुनगुनाता है, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई है मोरी, अपनी हाथ लगा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। नीरज दिया सलाई की डिबिया लेकर आता है, कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। नीरज, लीजिए मामा जी। श्रीपद, लाओ बेटे। नीरज, दिया सलाई देकर आदर से एक और खड़ा हो जाता है। श्रीपद वैसे ही टांगे मेज पर रखे दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कस खींचता है। नीरज पूर्ववत आदर से, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते। सहसा श्रीपद की टांगे नीचे आ जाती हैं। फिर वह तनिक चौंक कर नीरज की ओर देखता है और अनायास ठहाका मारता है। श्रीपद फिर टांगे उसी प्रकार मेज पर रखते हुए, किससे कहा तुमसे? फिर नीरज जवाब देता है, मम्मी कहा करती है मामा जी। श्रीपत, वे तुम्हारे लिए कहती होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना। जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। फिर हंसता है। कहो किस क्लास में पढ़ते हो? नीरज, 5वीं में मामा जी। नीरज, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5वीं में। श्रीपद, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपद, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? नीरज, मम्मी ने मामा जी। श्रीपद, तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज, मैं तो मामा जी। श्रीपद, यह तुम्हें हर बात के साथ मामा जी कहना किसने सिखाया? नीरज, मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। श्रीपद, तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। क्या बना देगी? पटवारी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो। नीरज, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर श्रीपद, कप्तान? नीरज, क्रिकेट का कप्तान। श्रीपद, क्रिकेट खेलते हो? नीरज, जी मम्मी कहती हैं बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। श्रीपद, तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? नीरज, 2 घंटे। श्रीपद, और कितना पढ़ते हो? नीरज, 6 घंटे। श्रीपद, 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। नीरज, जी मैं पास कैसे होऊंगा? श्रीपद, पास होने के लिए रोज बाकायदा 2 घंटे पढ़ लेना काफ़ी है, और फिर तुम पास होते रहना। चाहते हो या क्रिकेट के कप्तान बनना? नीरज, कप्तान बनना। श्रीपद, तो जाओ, रोज 2 घंटे जम कर पढ़ा करो और 6 घंटे डट कर खेला करो। तुम्हारे मामा जी दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार भर में नाम पाओगे। नीरज गदगद होकर, मामा जी, बढ़कर श्रीपद से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज जी मम्मी। अंजलि, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया है, अभी तुम्हारे मास्टर साहब आते होंगे। काम कर लिया कल का तुमने? नीरज, मम्मी मैं तो खेलूँगा। अंजलि, क्या? चलो नीरू बेटे। नीरज, 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। अंजलि, क्या कहते हो? चलो बेटा, तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। नीरज, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध में बरबस रोक कर नरमी के साथ, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर? तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि, चल चल, बन लिया क्रिकेट का कप्तान, अब चल कर पढ़, मास्टर साहब के आने का समय हो गया है। उसे कान से खींचती हुई ले जाती है। श्रीपद, अरे दीदी, तुम तो नीरू बेटे का कान उखेड़ दोगी। अंजलि, चुप रहो श्रीपद, तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए, ना काम के ना काज के, 2.5 सेर अनाज के। श्रीपद, अरे दीदी, तुम तो फजूल ही गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं की सेना का कैप्टन, छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। श्रीपद, पना है दीदी से भी।
दिया सलाई की डिबिया हो जाते जाते उठाकर ले गई। टांगे मेज पर रख लेता है और नौकर को आवाज़ देता है, राघु राघु राघु। जी आया साहब। श्रीपद, दिया सलाई की डिबिया लाओ। राघु, बहुत अच्छा साहब। चला जाता है। श्रीपद गुनगुनाता है, यह दुस्तरे जम्बा जंदी है कसा तेरो महफल में। यहाँ तो बात करने को तरसती है जवा मेरी। श्रीपद के गाने में मध्य पर्दा गिर जाता है। क्षण भर तक गान की ध्वनि आती रहती है, इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। प्रिय पाठक, याद रखिए, इस पुस्तक में सरस्वती का साक्षात स्वरूप है। उनके सहज कवि किसी प्रकार का असद व्यवहार माँ वाणी पाणी का प्रत्यक्ष अपमान है। ठीक है, यहाँ हमारा पहले अंक का पहला दृश्य समाप्त होता है। अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपद डाइनिंग टेबल पर जूते समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर के नीचे, तकिए के नीचे गोई गई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगें एक ओर को झुकी हुई हैं और अलग अलग होना चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। कितने गए? घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। फिर तीसरा दृश्य आता है, यानी दूसरे दृश्य में देख रहे हैं खाली श्रीपद की व्यथा दिखाते हैं कि क्या कर रहा है वो। फिर तीसरा दृश्य आता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। क्लॉक में 3 बज चुके हैं। पहले 8 बज रहे होते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 3 बज चुके हैं। ड्राइंग रूम में श्रीपद पूर्वमंच मेज पर सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पाँव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। ड्राइंग रूम में अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि, आइए अब दिखाऊं श्रीपद को। वकील साहब आ जाते हैं। दोपहर का खाना खाने 3 बजे। अंजलि, आइए अब दिखाऊं श्रीपद को। डाइनिंग टेबल पर सोया हुआ है। इंदिरा, डाइनिंग टेबल पर तुम कह क्या रही हो? अंजलि, हाँ हाँ, डाइनिंग टेबल पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि सुबह उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। आप अब बहाना न बनाती तो लंच को 4 बज जाते। उन्हें खाने के कमरे की ओर ले जाती है। इंद्रनारायण, अरे भाई, तो उसे जगाया नहीं तुमने? अंजलि, जगाया? ओह, कहती है जगाया। ओह, बेजारी से सिर हिलाती है। मैंने 3 बार जगाने की कोशिश की। एक बार ओं करके सो गया, दूसरी बार सिर्फ करवट बदली, तीसरी बार कंधों को झकझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जागा हुआ हूँ। 3rd क्लास में सफ़र किया है, पल भर को भी आँख नहीं लगी। इंद्रनारायण, 3rd क्लास में? अंजलि, और हमारे नौकर तक इंटर में आते हैं। इंद्रनारायण, 2nd या इंटर में शायद जगह न मिली हो। पर्दे के इधर से खाने के कमरे में दाखिल होते हुए श्रीपद को सोए देखकर, देखो तो कैसे सो रहा है। कोई तकिया ही रख दिया होता तो उसके सिरहाने। अंजलि, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूँ कि न चादर है न तकिया, और वह अचक्कर और पैजामा जिसका जिक्र बड़े तमतराक से हो रहा था, जिक्र गायब है। इंद्रनारायण लेटे हुए श्रीपद की ओर स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखते हुए, पर अपने तकिए तो थे। अंजलि, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी, तकिया बनाकर सिरहाने, शायद करवट लेते समय गिर गई। यह देखिए पड़ी है। यह देखिए पड़ी है। 1 मिनट जरा। इंद्रनारायण मेज से पास जाकर श्रीपद को जगाते हुए, श्रीपद श्रीपद उठो भाई। श्रीपद पहले करवट बदलता है और फिर लंबी ओह करता है, फिर उम्हाई लेकर बैठ जाता है। श्रीपद उल्टे हाथ से आंखें मलते हुए,
अक्खा, जीजा जी, अच्छा जीजा जी हैं, कहिए आ गए आप। मेरे ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाते हुए, कुछ पल के लिए, मालूम भी है क्या टाइम हो गया है? 3 बज चुके हैं। अन्नों के कमरे में खाना खाया तुम्हारे तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे। श्रीपद, सोचा था नाश्ता करके ज़रा आराम के साथ 2-1 सिगरेट सुलगाऊंगा, लेकिन जो ही मेज पर टांगें पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा कि नींद आ गई। अपनी कसम जीजा जी, यही कुर्सी पर नींद आ गई। और सिगरेट अपने आसपास देखता है। सिगरेट वह देखिए पड़ा है, ज़रा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपद की ओर देखती है। अरे दीदी, यह कोई सांप है जो तुम्हें काट खाएगा। अंजलि नहीं हिलती। श्रीपद नौकर को आवाज़ देता है, रघु, रघु जी आया। श्रीपद वहीं से चिल्लाकर, जरा दिया सराय की डिब्बा लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपद को दे देते हैं। असल में जीजाजी रात पल भर के लिए भी आंख नहीं लगी। कुर्सी पर बैठा कि ऊँग ऊँग गया। इंद्रनारायण, लेकिन तुम तो मेज पर। श्रीपद, ये कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ, जरा ऊँग में एक और झुका कि लुढ़क गया। इंद्रनारायण, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते, नहीं तो उधर ड्राइंग रूम में तख्त या काउच पर सो जाते। रघु प्रवेश करता है। रघु, यह लीजिए दीदा सिलाई की डिबिया साहब। श्रीपद वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगाकर उसका कस लेते हुए, लेकिन मैं इस मेज पर कैसे सो गया यह मुझे खुद मालूम नहीं। शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कटुता से, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। श्रीपद, मैं असल में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को लीडर लिखाते देर हो जाती, कसम तुम्हारी दीदी, पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आँख खुलती तो 12 बजे के शिफ्ट काम पर आ चुके होते। हंसता हुआ मैं आदेश दे रखा कि चपरासियों को कि मुझे सोते में हरगिज न जगाया जाए। स्वयं ही जोर से ठहाका भरता है। अंजलि, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त कुर्सी पर? सख्त कुर्सी, सख्त खुर्री मेज पर। श्रीपद हंसते हुए, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदोले पर नींद न आती थी और हम खुर्री चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी और हमारे कानों के पास ढोल भी बजाते थे तो हमें खबर न होती। तुम्हारी कसम, मैं तो थर्ड में भी सो जाता, पर भीड़ कमबख्त इतनी थी कि एक बार जाकर बैठा तो उठकर कमर तक सीधी न कर सका। अंजलि, लेकिन ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई कि सेकंड छोड़कर थर्ड में सफ़र करने लगे? नाना जी का दिया क्या? श्रीपति, अब क्या बताऊं दीदी। चलो तो सेकंड ही में था, पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज। मुझसे तो क्या बोलते। 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में ही नज़र तक न मिलाई। मैं तो ऊब गया वहाँ बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वह कौन सा स्टेशन था, छोटा सा किसी कस्बे का स्टेशन। अब अब जब क्या कहूँ दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजाजी, भला की सुंदर थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने? पीला और बीमार, जिसे खाने के वक्त का इतना ख्याल रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी, कुंदन की तरह दमकता हुआ रंग और यौवन का उभार। कसम आपकी जीजाजी, पूर्व पर आई हुई नदी की ज्वार जोश में मेज से नीचे उतर जाता है। अंजलि इस अश्लील बातचीत में अपने पति की दिलचस्पी देखकर माथे पर तेवर चढ़ाते हुए क्रोध से, मैं पूछती हूँ, आप श्रीपद की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे? खाना खाया है, अब आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। इंद्रनारायण घबराकर, चलो चलो। श्रीपद ठहाका लगाता है, वाह जीजा जी, चल गया आप पर भी अंजू दीदी का जादू। अजी साहब, यदि आपका जी बातें सुनने को चाहता है तो बातें कुछ सुनिए, सोने को चाहता है तो सोइए। अंजलि, चलिए, मैं कहती हूँ इसकी बातें कभी खत्म ना होंगे। नाना जी कहा करते थे, आराम की बेला। श्रीपद, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत करके भी आराम
किया जा सकता है, आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का वक्त है और मैं सोकर उठा हूँ। सुलाकर देख लो साथ साथ कौन अधिक सोता है। जोर से ठाका मारता है अंजलि। अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो और नहाकर खाना खा लो। आराम का समय है, नौकर भी कुछ आराम कर लें। चलिए। इंद्र नारायण सीपत को आंख मारते हुए अंजो से, तुम बिस्तर बिछवा दो अंजो, मैं आता हूँ। अंजलि, बिस्तर तैयार है। इंद्र नारायण, तो जरा दफ्तर में पंखा रखवा दो। छत का पंखा तो खराब है और मैं आज वहीं सोऊंगा क्या, लेटे लेटे आराम भी कर लूँगा और एक केस के बारे में रूलिंग भी देख लूँगा। राघु से कह दो कि खस की टट्टी पर जरा पानी छिड़क दे। कमरा ठंडा ना हुआ तो मुझसे बैठा ना जाएगा। अंजलि जाते हुए, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना होगा ना 4 बजे। चली जाती है। सीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए, मैं कहता हूँ, क्या हो गया जीजा जी आपको? कसम आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गए। क्या तिलांजलि दे दी जीवन के रंग को आपने? इंद्र नारायण दीर्घ निश्वास भरते हुए कंधे झटकाकर, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। श्रीपद, समझौता ही किया है कि ना आपने? समझौता समझौता जरूर करना चाहिए। तो फिर दिलकुशा के बाद का क्या रहा? आप मेरे मित्र आ रहे हैं आज मेरे मित्र आ रहे हैं, एक शाम तो गुजारी जाए वहाँ। इंद्र नारायण, नहीं भाई, मैंने तो। श्रीपद, अरे जीजा जी अब मुझसे ना उड़िए। फौजदारी के वकील और परसाई, मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतने बरसों के बाद मुलाकात हुई है आपसे तो। इंद्र नारायण, लेकिन भाई अंजो। श्रीपद, उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। इंद्र नारायण, लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ? श्रीपद, किस लड़की का? इंद्र नारायण, भाई वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम के डिब्बे में। श्रीपद हंसकर, अरे जीजा जी, बस तो जब मैंने उसे देखा अपना डब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में आ सवार हुआ। अंजलि हाथ में सफ़ेद चादर लिए आती है। अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यहीं बातें कर रहे हैं, मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। और इंद्र नारायण, अरे भाई चलो चलो चलो। दोनों चले जाते हैं। श्रीपद अपने आप हंसता है। इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, भगवान कसम, मशीन के पुर्जे। कुर्सी घसीट कर कुर्सी घिस कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख लेता है। मुन्नी प्रवेश करती है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए, कप से पड़ा ठंडा हो रहा है। श्रीपद, आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं। आइए बैठिए कुर्सी पर। मुन्नी, जी मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। श्रीपद खूब ठाका मारता है, और मैं समझा तुम अंजू दीदी की कोई ननंद वनंद हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी, जी मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। श्रीपद, अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो, कसम तुम्हारी, अब नन्ही मुन्नी नहीं रही हो। आओ जरा बैठो। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपद, अजी खाने का क्या है, खा लेते हैं, तुम जरा बैठो। मुन्नी, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपद, आराम का समय तुम्हारे, कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इधर उधर में जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले वक्त के में आराम भी किया जा सकता है कभी। मुझसे अगर कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का वक्त है, सो जाओ, 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी न हो। मेरे मानो मेरे मानो मेरे कानों में एक ही बज 2 बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंधे वक्त का यह आराम पसंद है? मुन्नी, जी मैं। श्रीपद, और हमारे घर में किसी तरह का वनघ्न नहीं। बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ रखा है। वे थे भी डिक्टेटर, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी मुन्नी, तुम 4 दिन हमारे घर में रह कर तो देखो, कितनी आज़ादी है वहाँ। वह दिन के हर वक्त तुम्हें वहाँ कोई ना कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों न सोए? मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपद, मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी, मुन्नी तुम्हें बड़ा पसंद करोगे।
मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेंगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूँगा। मुन्नी, जी आपकी बड़ी कृपा है साहब, आप खाना। अंजलि, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज लंच ही तो इतनी देर हो गई। मुन्नी, मैम साहब, मैं साहब को खाना। अंजलि, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मैम साहब। अंजलि, मैं जो कहती हूँ, तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ ना खाना। मुन्नी, बहुत अच्छा मैम साहब। अंजलि, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपद। मेरी नौकरानी पर ही डोरे डालने लगे। श्रीपति, अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है। मेरी कसम दीदी, इसे भेज दो मेरे साथ। अंजलि, शर्म तो नहीं आती श्रीपद? न बहन का ख्याल, न बहनोई का, न सदाचार की शिष्यता, न सदाचार की शिष्टता का। यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने। मैं तो भगवान भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि नाना जी ने मुझे गोद ले लिया, नहीं तो। श्रीपद, तुम्हें नाना जी की कसम दे दी, इस नौकरानी को मेरे साथ भेज दो। अंजलि चिढ़कर, उठो श्रीपद, अभी अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गंवा कर। चलो उठो, नहा लो, नहीं नहाते तो मुंह हाथ धो लो। श्रीपद, ना मानो दीदी, ऐसी बनी सवरी नौकरानी रखोगी तो जीजा जी भी कभी दिल दे बैठेंगे। आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि, अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर बदल लूँ। अभी बदल कर गई थी, तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि डाइनिंग टेबल की चादर पर जूते नहीं रखे जाते और चादर मेज पर बिछाने के काम आती हैं, तकिया बनाने के नहीं। बड़ी नरमी से उठो, मैं लाती हूँ नई चादर, तुम इतने में तैयार हो जाओ। चादर उठाकर चली जाती है। श्रीपद फिर मेज पर टांगे रख लेता है और गुनगुनाता है, उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन हो जाती। वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे में दबे पाँव आता है। नीरज, मामा जी। श्रीपत, आओ बेटे, क्या वक्त पर आए हो? सुनो, हम गा रहे हैं। गाता है, नाका में तमन्ना, दिल इस सोच में रहता है, यूँ होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना? नीरज, आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। श्रीपद, मेरे बेटे, बस बेटे, नहीं, तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैया बनूं। दोनों हंसते हैं। नीरज, मामा जी आप सोए नहीं? श्रीपद, अभी सोकर उठा हूँ। नीरज, मैं सोया था पर नींद नहीं आई। मामा जी आप जरा मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दे। श्रीपद उसे गोद में उठाते हुए, मैं ज़रूर कहूँगा, तुम्हारी कसम बेटे, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूँगा, बैट, क्रिकेट बॉल, सब। तुम हर रोज़ खेलना और अपने अपने इन मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को? नीरज दीपक के गले से लिपट कर, श्रीपद के गले से गया, मामा जी। अंजलि दूसरे कमरे में से, नीरज क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चादर लिए हुए प्रवेश करती है, तुम्हारे तो सोने का समय है, सोए नहीं तुम क्या? नीरज, नींद नहीं आती मम्मी। अंजलि, चलकर लेटो, आ जाएगी। नाना जी कहा करते थे कि नींद न आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। और श्रीपद, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो अगर नहाना है, नहीं तो मुंह हाथ धो डालो, मैं खाना लाती हूँ। श्रीपद, मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं दीदी। अंजलि, तो फिर क्या खाओगे? बाहर खोचे वाला आवाज़ देता है। खोचे वाला, चाट चटपटी मसालेदार, मसाले पानी के बतासे, दही बड़े। श्रीपद, मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। खोचे वाला बाहर, दही के बड़े। श्रीपद, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? नीरज चुप। श्रीपद, आओ तुम्हें दही बड़े खिलाएं। भाग कर ड्राइंग रूम के बाहर वाले दरवाजे में जाकर आवाज़ देता है। श्रीपद, ओ चाट वाले, ला इधर दही बड़े और चाट। अंजलि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में जाती है। नीरज उसका दामन पकड़े उसके पीछे उसके पीछे है। नीरज अपने मामा और चाट वाले को लक्ष्य करके अनुनय के स्वर में, मम्मी। अंजलि उसका हाथ झटक देती है और क्रोध मेरी दृष्टि से उसे देखती है।
क्रोध भरी दृष्टि से उसे देखती है। श्रीपद मुड़कर, अरे दीदी, इस क्रोध दृष्टि से बच्चे की ओर क्यों देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाएंगे दही बड़े। फिर मुड़कर जोर से आवाज़ देती है, ओ दही बड़े वाले, इधर ला दही बड़े और पानी के बतासे। अंजलि, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत, अगर तुमने बचपन ही में इसका पेट ऐसा कमज़ोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते ना होते ज़रूर खराब होकर रहेगा। अंजलि, मैं पूछती हूँ, दही बड़े भी कोई खाने की चीज़ है? श्रीपत, उसके पास पानी के बतासे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। नौकर की आवाज़ देता है, रघु रघु। रघु किचन से, जी साहब जी। श्रीपत, कोचे वाले बैठा है बाहर, उससे पानी के बतासे और दही बड़े लाओ। आओ दीदी, आओ दीदी, उड़ाए दो। और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजू दीदी के लिए। राधु चला जाता है। अंजलि, मुझे नहीं खाने मूंगी के लड्डू और पानी के बतासे। नाना जी कहा करते थे कि चाट। श्रीपद, सख्त बुरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता। जिस तरह सुंदर बच्चों को कुदृष्टि से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लग दिया जाता है, उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नज़र से अपनी भलाई की रक्षा को मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरा बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज दिन मेरी भलाई उसी तरह बनी है। अंजलि, भलाई? क्या बात है तुम्हारी भलाई की? तुम्ही को मुबारक हो यह भलाई। इंद्र नारायण कहते हैं। दफ्तर से दरवाजे से आकर झाँकते हैं। भाई क्या बात है, पास आकर झगड़ा क्यों हो रहा है? मैं तो सोई ही गया था अंजू, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनी तो चला आया। अंजलि, श्रीपद नीरज को दही बड़े खिला रहा है। श्रीपद, आइए जीजा जी, दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के बतासे हैं और चाट, आइए कुछ। इंद्र नारायण, भाई मैंने तो 6 वर्ष से कभी चाट का मुंह नहीं लगाया। अनिमा हंसती हुई प्रवेश करती है। केवल दीने दोने देखे हैं। श्रीपद, भाई क्या खूब मौके पर आई हो अन्नो, तुम्हारी कसम। दही बड़े आए हैं फर्स्ट क्लास। जीजा जी ने 6 वर्ष से चख कर नहीं देखे, और मुझे भी भगवान झूठ न बुलाए, सदियों गुजर गई है उनकी सूरत देखे। आओ बैठो। रघु, अब दही बड़े। अनिमा, मैं नहीं खाती दही बड़े। दाहर से कुल्फी वाले को आवाज़ आती है। किसकी? कुल्फी वाले की। कुल्फी वाला, पहले आता है दही बड़े वाला, फिर कुल्फी वाला, ठीक है। श्रीपद, लो कुल्फी वाला, लो कुल्फी खाओ। तुम्हारी कसम, कुल्फी हो फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो क्या क्या चाहिए? राघु, उठाइए कुल्फी वाले को, बैठाइए कुल्फी वाले को। किसी ने कहा, भिन्नता जीवन का रस है, तो आए जो चाहे कुल्फी खाए, जो चाहे दही बड़े और जो चाहे पानी के बतासे और चाट। कहिए जीजा जी, क्या खाएंगे? रुकिए नहीं, हाँ हाँ, कह दीजिए। इंद्र नारायण, मैं पानी के बतासे ही से ले लूँगा। श्रीपद, तुम नीरज मैं कुल्फी लूँगा। अंजलि, फिर बड़े रहोगे बीमार पेचिश से कई दिन। श्रीपद, तुम अन्नो? अनिमा, मैं मूंगी के लड्डू लूँगी। श्रीपद, अरे मुन्नी और दूसरे नौकरों को भी बुलवा लो। इस घर में तो उन्हें भी युग गए होंगे इन चीज़ों की शक्ल देखे। सहसा अंजू की ओर मुड़कर, कहो दीदी, तुम कुल्फी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू, चाट या सभी चीज़ें? अंजलि जल कर लगभग चीख चीखते हुए, नाना जी कहा करते थे, दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह। दूसरे वे जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चल जाते हैं गाड़ी के डिब्बे की तरह। और तीसरे वे जो ना आप चलते हैं, जो ना दूसरों को चलने देते हैं, ब्रेक की तरह। नाना जी कहा करते थे, श्रीपद ब्रेक है, ब्रेक। श्रीपद गगनभेदी ठहाका लगाता है, वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही। लो, इसी बात पर कुल्फी खाओ। अंजलि, मैं नहीं खाती कुल्फी। श्रीपद, लो नीरज, तुम लो कुल्फी। दीदी पानी के बतासे लेंगी। लो दीदी पानी के बतासे। अंजलि, मुझे नहीं चाहिए पानी के बतासे। श्रीपद, लीजिए जीजा जी, आप पानी के बतासे। दीदी मूंगी के लड्डू लेंगी तो दीदी मूंगी के लड्डू। लो दीदी मूंगी के लड्डू। श्रीपति, रखो ये मूंगी के लड्डू अपने ही पास, मैं इनके बिना भली।
श्रीपद, लो अनु, तुम लो यह मूंगी के लड्डू। दीदी का जी असल में वही दही बड़े खाने को हो रहा है। लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसे चटपटा है। अंजलि क्रोध से चिल्लाकर, श्रीपद तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीपद, तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हम ही खा लेते हैं। दही बड़े मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पति से, मैं कहती हूँ आप मस्त होकर पानी के बतासे उड़ा रहे हैं, कुछ ख्याल भी है? अब वक्त क्या हो रहा है? 4 बजने को है। श्रीपद चौंक कर, क्या कहा? 4 बजने को है? मेरा 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 कुर्ता कहाँ है? इंद्र नारायण, क्यों, क्या बात है? मेरा कुर्ता कहाँ है? जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में जा। कुर्सी से कुर्ता उठाकर उसे बाहों में उलझता हुआ वापस आता है। इंद्र नारायण, क्यों, क्या क्या बात है? श्रीपद, मुझे 4 बजे दिलकुश पहुंचना है। मेरे मित्र 4 बजे वहां पहुंच रहे हैं। रघु, मेरा बिस्तर लाओ, तांगा रास्ते में ही में पकड़ लेंगे। दूसरा दही बड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। राघु चला जाता है। अंजलि, वह बिस्तर क्या करोगे? श्रीपद, उधर ही स्टेशन पर चला जाऊंगा। 7 बजे की गाड़ी से जाना है मुझे। कितने बजे की गाड़ी से? 7 बजे की गाड़ी से। अंजलि, बिस्तर तो मैंने खोल दिया। श्रीपद, अच्छा तो राघु के हाथ भिजवा देना दिलकुशा होटल में। अंजलि, गंदा था, पानी के टब में पड़ा है। श्रीपद ठहाका लगाता है, अरे दीदी, खैर अब धुल जाए तब भी भिजवा देना। अब तो मैं चलता हूँ। अंजलि, मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की तरह आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। श्रीपद हंसता है, भगवान ने चाहा तो फिर आऊँगा अंजू दीदी, और धूल की तरह टिक कर बैठूंगा। अच्छा तो नमस्ते। हंसता हुआ दोनों के साथ मस्तक मस्तक तक ले जाता है। अंजलि, अरे तो राधु कहाँ है? उसे कहो तांगा लाए। इंद्र नारायण, क्यों भाई, सचमुच जा रहे हो? श्रीपद, अरे जीजाजी आज कौन जाता है, रात तो दिलकुशा में कुछ दिलकशी रहेगी, कहिए चलिएगा। इंद्र नारायण, अच्छा भाई, मेरे बड़े गुरु निकले। दही बड़े की प्लेट यूं सट सट से रख दी मेज पर, जैसे बड़े लाट साहब के मिलने जा रहे हो। कहो कुछ वह भी। श्रीपद, और अंजू दीदी समझती है बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। इंद्र नारायण, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है। तुम आ गए हो, नहीं हम और अर्जुए विशाल परिरुखा। अंजलि प्रवेश करती है। अंजलि आते आते, लीजिए आ गया तोंगा, खाली जा रहा था, आवाज़ देकर बुला लिया। इंद्र नारायण कहते हैं, हे होम अंजो, मैं ज़रा श्रीपद को स्टेशन तक पहुंचा जाऊं। अंजलि, हाँ तो देर करके ना आइएगा। नीरज, मामा जी उससे चिमटता है। श्रीपद उसे चूमकर ले अलग करते हुए, हम नीरज के बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। दीदी इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर निश्चय ही क्रिकेट का कप्तान बनेगा। अन्नू मुद्दत के बाद मिले थे, लेकिन अब के फिर मिले तो आशा है कि तुम अंजू दीदी की तरह हमारे एक नए जीजा जी को बांधे हुए होगी। और अंजू दीदी नमस्ते। दुआ है कि हमारे नाना जी की जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चाट आखिर कैसी कोई वैसी बुरी चीज़ नहीं। चलिए जीजा जी। नीरज, मामा जी नमस्ते। नीरज, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि, चल हाथ धो और किताबें लेकर बैठ, भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान मामा जी। गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे। नीरज, मम्मी। अंजलि, मैं कहती हूँ चल, लेके बैठ गया कुल्फ़ी खाने, जैसे कभी मिली ही नहीं हो कोई चीज़ खाने को। अन्नो अन्नो, तुम जरा इसके हाथ धुलाना और बैठाना इसे पढ़ने के मेज पर। मैं चारों ओर दृष्टि निपाती हूँ। क्या हाल हो गया है चंद घंटों में कमरे का। राघु, चंद दिन और रह जाता तो सचमुच जाकर सेना में भर्ती हो जाती। अभी चादर बदली थी और अभी गंदी कर दी। राघु राघु, जी मैम साहब। अंजलि, उठा ये सब चाट दही बड़े और मूंगी के लड्डू तुम और मुन्नी खा लेना, और यह मेज साफ कर चादर लाकर बदलूं, चाय का समय हो गया। अरे यह घड़ी रुक गई। राम राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 बरस से बकायदा इसे चाबी देती आ रही हूँ। नाना जी कहा करते थे, श्रीपद ब्रेक है ब्रेक। मेज को दीवार के साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम, मेरा घर इसी घड़ी की तरह चलेगा। लगातार सांझ सवेरे घड़ी टिक 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 करने लगती है, टिक टिक टिक, और कोई चीज़ इस नियम को तोड़ ना सकेगी। सहसा घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है। अरे यह फिर क्या, घड़ी
अरे अब फिर घड़ी हो गई, खड़ी हो गई। राघु 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 को सामान समेटकर जाने को होता है। अपनी मालकिन की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से ताकता है। अंजलि, घड़ी टूट गई राधु, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। अंजलि दोनों हाथ उठाए परेशान सी बेंच पर खड़ी है जब पर्दा गिर जाता है। दोस्तों, पहला अंक के 3 दृश्य हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। यह अंजू दीदी का भाग 1 था। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब अगला वीडियो इसके दूसरे अंक पर है। तब तक के लिए धन्यवाद।